यार ये कोलाइव क्यों नहीं आ रहा यार? हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम टू दी सेशन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इन क्लासेस में। आई होप समर हॉलीडेज में आप लोग मुझे भूले नहीं हो, याद है चेहरा। वेलकम 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 टू दी क्लास। गेट लगा लो संदीप, मेरे दोस्त बाहर के लोग आ जाएंगे, बोलेंगे पता है क्या चल रहा है यहाँ। Am I audible and visible to you guys? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? बताइए। हाँ जी, बढ़िया। तो बिफोर वी मूव अहेड एक बात बता देता हूं मैं तुम्हें। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर हमने जहां तक कंप्लीट कर लिया था उसके आगे आज अपन बढ़ेंगे। ठीक है, आज इसका यूट्यूब पे टॉपर्स टचअप वाला पार्ट भी है। और कितने बच्चों को मेरी याद आई थी बताओ जल्दी से। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लास को मिस किया? मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया। मेरा बीच में एक बार मैं एक दो दिन के बीच में फ्री था, मैं सोचा क्लास ले लूंगा आज, फिर मैंने सोचा नहीं यार बेचारों की छुट्टियां बर्बाद करूं। लेट देम कुक। तुम एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, तुम जो भी कर रहे थे कि करना तो वो क्लास छुट्टी के बाद ही मिलेंगे ईमानदारी से। अब कल जो था तो कल अपनी क्लास होना थी, लेकिन 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 एक चीज थी, ठीक है, एक लेकिन 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 क्या हुआ था? लेकिन 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 हुआ था, मैं बताता हूं तुम्हें। तो एक चीज थी, उस चीज के कारण एक चीज हुई कल, तो उसके कारण क्या है, मुझे थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ा और कल की भी छुट्टी हो गई थी। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। चीजी खाओगे? आई याद? चलो जितने बच्चे बोल रहे हैं ना कि हाँ सर हमें आपकी याद आई, तो 2 क्लास लूंगा आज बस। इतनी भी नहीं। तो आज तुम्हारी जो रात की मैथ्स वाली क्लास नहीं होना है, तब जब मैथ्स की क्लास नहीं होना है एसएसटी पढ़ लो। एसएसटी टीचर तो जिंदा है ना, क्योंकि मेरी 9th की क्लास नहीं है, 9th में दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं अभी, तो इसीलिए रात की क्लास भी मैं लूंगा एसएसटी की। और शायद कल भी तुम्हारी 2 एसएसटी क्लास होगी, तो आज और कल में अपने चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फाइन, इसी बात पे हियर वी गो। ये तो भाई साहब, ये समथिंग फॉर, उल्टा है सॉरी, अब सीधा, समथिंग फॉर यू पीपल, समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, जो शायद आप सबके बिना मैं डिजर्व भी नहीं करता था। तो हियर वी हैव, शायद तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसे दिल के नजदीक लाऊंगा जब दिखेगा तुम्हें, दिखा क्या? ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। आई शेयर द फोटो विद यू ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो कल इसीलिए क्लास हमारी कैंसिल हुई थी। तो पता है 1-1.5 महीने से चल रहा था सारा प्रोसेस, नॉमिनेशन भी हुआ, ये सारा सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने इसको बहुत दबा के सीक्रेट रखा था। मतलब व्हाट आई बिलीव इन कि इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। जब तक होना है ना तब तक सोचना नहीं करना चाहिए। तो कंफर्मेशन आ गया था 1 दिन पहले ही कि आप दिल्ली आ सकते हैं। तो फिर मैं कल, मुझे मतलब परसों के दिन ही मुझे दिल्ली निकलना पड़ा था। तो कल ये इवेंट था, स्मार्ट एड कॉन्क्लेव होता है एक, जिसमें एजुकेशन सेक्टर से बहुत सारे लोग थे। मैं कल बहुत सारे लोगों से मिला, अलग अलग तरह के, अलग कोई स्कूल से था, कोई यूनिवर्सिटी से था, कोई एडटेक प्लेटफॉर्म से था, कोई शायद गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी करवा रहा था, कोई स्कूल के सेगमेंट में था। और उन सबके बीच में आपके दिगराज सर को, आप सभी के कारण से, ठीक है, इमर्जिंग एजुकेटर ऑफ द डिजिटल भारत वाला ये प्यारा सा अवार्ड मिला है। एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल टेल दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने बोलूंगा क्या कि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ठीक है, ये मेरे बच्चों का अवार्ड है, ये आप लोगों के कारण मुझे मिला है। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे मजेदार चीज क्या है कि अवार्ड ये आपको जो मिला है, मतलब हमें जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड हमें दिया है स्वयं शिक्षा मंत्री जो है हमारे देश के, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। तो ठीक है, फाइनली हियर वी हैव दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैंने कभी 9 साल में, है ना, 9 साल में कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 9 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते। और अब जैसे धीरे धीरे मैं देख रहा हूं ना कि वो जो आप सेल्फलेस तरीके से अगर करते जा रहे हो, तो जो मैं आपसे कहते आया हूं कि वो मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। तो वो मैं कहता ही नहीं था, वो मैं फील भी कर रहा हूं कि सारा सब कुछ रिटर्न होकर आता है। वो जो कॉस्मोस से पूरा, ठीक है, पूरा यूनिवर्स जो है, तो वो देख रहा होता है, वो आपको लौटा के देता है सब कुछ। तो थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर फॉलिंग इन लाइन, एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस कि आप में से बहुत सारे लोग शायद उस जर्नी का स्टार्टिंग से पार्ट थे, आज भी हो, तो सब कुछ आपकी बदौलत, ठीक है। तो लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे। आ जाओ, गिली पप्पी कर दूं तुम्हें, ठीक है। चलो शुरू करें आगे सारे। इसी बात पे अपने पावर बैंक भी छोटा कर दिया। बड़ा वाला पावर बैंक जो है, तो वो भी उस पे वेंटिलेटर पे वो चार्ज हो रहा है, जब तक दूसरा। तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आएगा, सर लेकिन तुम्हारा फोन चार्ज क्यों नहीं रहता है? दिन भर चलता रहता है ना। चलो आगे बढ़े, आ जाओ, चले भाई, ठीक है। मैं घूमने, यार मैं बहुत उलझा हुआ था काम में, बता रहा हूं मैं, मतलब मैं अभी भी वो काम मेरे समेट नहीं पाया हूं कि मैं एक अच्छे से पोस्ट भी नहीं डाल पाया कि यस वी डिड दिस। तो ठीक है, चलता रहेगा। मैंने कुछ नहीं डाला उसके पहले, पूरा इंस्टाग्राम मैंने खोला, देखा इतना फ्लडेड है, पूरा फ्लडेड है।
ठीक, चलो आ जाओ, शुरू करते हैं क्लास। सुनो, आज 2 क्लासेस होगी अपनी, और इनफैक्ट 3 क्लासेस होगी। जैसे YouTube पे हम जो टॉपर स्टैचअप वाला सेशन लेते हैं ना, तो इसके बाद में उधर, ठीक है, इसके बाद में उधर रहेगा 6:30 बजे, और फिर 8 बजे वापस जो आपकी मैथ्स की क्लास होनी थी, तो आज मैथ्स की क्लास ना होते हुए एसएसटी की क्लास होगी। तो अपन थोड़ा सा पहले रिकैप कर लें, भूल तो नहीं गए, धूल झटका दिमाग पे जो लग गई होगी। पार्टी दूंगा सबको, भंडारा करेंगे, छोटी मोटी पार्टी तो कुछ नहीं होता है, विशाल भंडारा, ठीक है, भंडारा भंडारा भंडारा, विशाल भंडारा, पार्टी वार्टी तो एक है, शहर वालों के शोषा अपन भंडारा करेंगे, सब आना उसमें, ठीक है, पर कब यह भी नहीं पता है। चलिए, ए पढ़ ले, चमगादड़ बनना है क्या तुम्हें? तो अब अगर हम आगे बढ़े, देखो अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर को अपन ने 2 सेगमेंट में समझ लिया था कि एक तो चैप्टर में पूरी थीम चलेगी और एक चैप्टर में चलेगी स्टोरी। तो अपनी थीम में जैसे अगर आपने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग देखी तो इससे अपन ने नेशन और नेशन स्टेट वगैरह के बारे में पढ़ा था। 10 मिनट लूंगा, पूरा रिकैप करूंगा क्योंकि काफी गैप हो गया तो थोड़ा ध्यान आ जाएगा। फिर अपनी स्टोरी चालू हुई थी कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपको एक अगर जैसे देखा जाए तो ब्रॉड आउटकम क्या था? ब्रॉड आउटकम ये था उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली थी। कहां से ट्रांसफर ऑफ पावर देखने को मिली थी? फ्रॉम दी मोनार्क टू दी सिटीजन, ठीक है, मोनार्क के पास से सिटीजन के पास में पहली बार पावर देखने को मिलती है आपको। उन्हें ट्रांसफर पावर तो हो गया, लेकिन फिर देश को देश कैसे बनाया? तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए, जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ले सिटी ऑन पे एम्फसाइज किया गया, ठीक है, न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग जो है वो लाया गया, स्टेट जनरल जो है तो उसको हटा के नेशनल असेंबली बना दी गई, ठीक है, नेशनल असेंबली बना दी गई। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि नए नए हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेके आ गया। साथ ही साथ जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी वो सब अबॉलिश कर दिए गए। रीजनल डायलेक्ट्स जो थी, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको डिस्करेज करके एक तरह से क्या किया गया? फ्रेंच को एज अ कॉमन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। और यही आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के पूरे यूरोप में ले जाने की जिम्मेदारी किसने ठान ली? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो जिम्मेदारी ठानी अपने कंधों पे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इन जिम्मेदारियों को फिर क्या किया? पूरे यूरोप में जो फ्रेंच आर्मी थी वो लेके जा रही थी, और नेपोलियन ने एक नेपोली कोड भी लेके आया। तो नेपोली कोड क्या था अगर आपको ध्यान हो तो नेपोली कोड जो था उसके हिसाब से सारे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो है वो खत्म कर दिए गए। साथ ही साथ आपको देखने मिलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे तो और क्या क्या चेंजेस थे, तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, सर्वडम खत्म कर दिया, मैनुअल ड्यूज जो थे वो खत्म कर दिए, टाउन्स में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी। ध्यान आ रहा है? तो ये नेपोली कोड जो था 1804 का वो अपन ने देखा, लेकिन एक चीज ये भी समझ में आई कि जो नेपोलियन के आने से लोगों के अंदर खुशी थी, तो इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। क्यों? क्योंकि लोगों को रिकॉग्नाइज हुआ कि पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्न चेंजेस कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजें एक साथ नहीं सही जा सकती थी। तो ये दिक्कत हुई, ठीक है, ये चीज दिक्कत हुई, ये चीज दिक्कत हुई। इसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो ये इसके क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, नेपोलियन आया, नेपोलियन गया, ये स्टोरी चल रही है। अब नेपोलियन वाला जैसे अपन ने देखा 1804 नेपोलियन गया सिविल कोड देने के बाद में, 1815 में नेपोलियन को हराया गया था, तो वो कहानी तो अपन बाद में पढ़ेंगे। 1815 में नेपोलियन को हराया गया था, वो कहानी अपन बाद में पढ़ेंगे। नेपोलियन को हराने से पहले आपने क्या देखा कि सोसाइटी अपन ने फ्रेंच की यूरोप की सोसाइटी समझी थी, जो कि बहुत डाइवर्स थी। वहां पे एरिस्टोक्रेट्स थे, वहां पे मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी। एरिस्टोक्रेट्स वो रूलिंग क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास मतलब जो ट्रेड और ओवरसीज एक्सपेंशन से बीच में एक सेक्शन आ रहा था, जो पहले थर्ड स्टेट को बिलोंग करता था, लोअर क्लास में था, लेकिन पैसा कमा के वो मिडिल क्लास में आ गया। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। ध्यान आया? तो ये थीम हो गई, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास। फिर साथ ही साथ लिबरल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो थे जो फ्रीडम में विश्वास रखते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम से वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इकोनॉमिक फ्रीडम से वो क्या चाहते थे कि स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। और मार्केट जो है तो वो क्या है? मार्केट जो है फ्री रहे, ज़ोल्वेइन वगैरह पढ़ा था अपन ने सारा सब कुछ। बैक टू स्टोरी, 1815 में नेपोलियन को हराता कौन है? कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिज्म एक अपने आप में थीम थी, ठीक है। रूलिंग क्लास के लोग जो थे कंजर्वेटिव्स थे। अब उन्होंने कंजर्वेटिव्स ने क्या करा? मिलकर नेपोलियन को घेर के मारा। परब, ठीक है, पर अब जो तुम्हारी क्लास का दोस्त है, तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सबने नेपोलियन को घेर के मारा, और हटाने के बाद में फिर क्या? ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी। तो ट्रीटी ऑफ वियना अपन ने पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग जैसे आप देखेंगे तो फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए सीरीज ऑफ स्टेट्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए। साथ ही साथ मेन इंटेंशन ये था कि जो डायनेस्टीज खत्म कर दी थी नेपोलियन ने, उनको रिस्टोर करना। अब ये जो कंजर्वेटिव्स फिर से पावर में आए ना, बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप और कंट्रोल चाहते थे, और इन्हीं के अगेंस्ट में आवाज उठाने वाले कौन थे? रेवोल्यूशनरीज। तो थीम जो अपन ने पढ़ी थी, उस थीम में अपन ने रेवोल्यूशनरीज के बारे में भी पढ़ा, है ना। उस थीम में अपने रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, गिउसेपी मजीनी के बारे में पढ़ा, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में पढ़ा। फिर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? 1815 से पहुंच गए, सारे राजा वगैरह वापस आ गए, कंजर्वेटिज्म वापस आ गया था, ठीक है। गवर्नमेंट आफ्टर द 1815 वाज ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। लेकिन क्या होता है ना कि शेर के मुंह में एक बार अगर शेर की दाढ़ में अगर खून लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है मेरे दोस्त। तो वैसे अब क्या है कि लोगों को आदत लग चुकी थी रेवोल्यूशन की, लोगों को आदत लग चुकी थी रेवोल्यूशन की, फ्रीडम की। तो वो एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होते हैं। वो जो एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होते हैं, पूरा कहानी का पार्ट अगर आपको ध्यान हो तो फ्रांस, बेल्जियम, उसके साथ साथ आप देखेंगे ग्रीस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारा सब कुछ अपने देखा। साथ ही साथ आपको अगर ध्यान हो तो अपने ये भी देखा था कि फ्रांस में 1830 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1848 में पूरी तरह से हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट के चलते खत्म हो जाती है। सिलेशिया का भी अपन ने रिवॉल्ट देखा था, और यही रेवोल्यूशन ऑफ पुअर से इंस्पायर होकर, रेवोल्यूशन ऑफ पुअर से इंस्पायर होकर आपको क्या देखने को मिलता है? रेवोल्यूशन ऑफ पुअर से इंस्पायर होकर जर्मनी जो थी, मतलब उस समय जर्मनी थी भी इनफैक्ट, जो प्रूशियन एम्पायर था, वहां पे मिडिल क्लास के लोग भी प्रयास करते हैं, बट देयर वाज द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ द मिडिल क्लास। फेल्ड अटेम्प्ट के बावजूद भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं राजा के सामने प्रेजेंट करते, राजा रिजेक्ट कर देता है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई थी क्या? कि इन सबसे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि आप रेवोल्यूशन को लंबे समय तक सप्रेस नहीं कर सकते हो, और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी तो धीरे धीरे क्या करने लगी थी? चीजों को लिबरलाइज करने लगी थी। ये अपन ने यहां तक पढ़ चुके थे, यहां तक कहानी पढ़ चुके थे। तो स्टोरी अपनी चली आ रही है 1830 से 1848 तक आ गई है। थीम्स भी पैरेलल चल रही है, जैसे एरिस्टोक्रेट्स, मिडिल क्लास, कंजर्वेटिव्स, रिवोल्यूशनरीज, लिबरल्स, इतनी थीम्स पढ़ी अपन ने। अब वहीं पे एक और थीम है बीच में, रोमांटिसिज्म। तो वो एक और थीम जो है रोमांटिसिज्म, उसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ,
एक और थीम जो है रोमांटिसिज्म, उसे हम पढ़ने वाले जिसे हम बीच में छोड़ के आए थे, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये वाली थीम पढ़ेंगे अपन, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। आ जाओ दोस्तों, क्लियर है? यहां तक बताओ जरा एक बार तेजी से, यहां तक क्लियर है? मेरे ना होठ पे हुआ हो गया है। होठ पे हुआ समझते हो तुम? आम खाते हैं जब अपन बहुत ज्यादा आम खा लेते हैं तो ये देखो, तो वो आम खाने से खराब हो जाता है, तो 7 दिन की छुट्टी में ठीक हुआ है वो। आ जाओ, क्लियर है? चलो, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ला 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 मारूंगा चाटा अगर ये गाने बज रहे तुम्हारे कान में तो, ठीक है? ये जो है, तो ये टॉपिक जो है रोमांटिक इमेजिनेशन अभी समझ में आएगा तुम्हें। चैट प्राइवेट क्यों कर दी? चैट बेटा प्राइवेट इसलिए करिए कि वो तुम इधर ध्यान दो ना, एक दूसरे के मैसेज क्या देखना, पढ़ो देखो। सब क्या अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ खतरनाक बोलते हैं, मैं नहीं बता रहा तुम्हें, ठीक है? कह रहा दुख बोलते हैं। चलो सर, कल क्लास क्यों नहीं थी? कल क्लास इसलिए बेटा कल कुछ लेने गया था मैं बाजार, चिजी ये चिजी लेके आया कल मैं बाजार से, ठीक है? इस कारण से कल क्लास नहीं हुई थी। एक पेंटिंग पड़ी थी अपने पास इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आगे बढ़े, रिएक्शन ऑफ है। चलो आ जाओ, देखो मेरे दोस्त, इधर ध्यान दो, चैट पे मस्ती नहीं करना। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। सबसे पहले तो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? ला 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 ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, हम देश को देश कैसे बनाते हैं, अच्छा समझना, एक बार में समझ में आएगा। सर लड़के बनाते हैं, मारते हैं पत्थर उठा के अंग्रेजों को, ठीक है? तो एक तो ये प्रयास रेवोल्यूशनरीज ने किया है ना, रेवोल्यूशनरीज ने प्रयास किया कि लड़के, उन्होंने क्रांतिकारियों ने लड़के देश को आजाद बनाने की कोशिश करी। देश के लोगों के अंदर भावनाएं कैसे इकट्ठी करी कि मैं लड़ रहा हूं, अगर मैं शहीद हो जा रहा हूं तो 4 लोगों को भी लगेगा कि यार इसने हमारे लिए अपनी जान मातृभूमि के लिए निछावर कर दी, तो 4 लोगों के अंदर और आक्रोश बढ़ेगा, इंकलाब जिंदाबाद होगा, है ना? तो कहानी क्या है? कहानी यहां पे जैसे आप देखोगे तो कहानी यहां पे ये है बेसिकली कि एक तरीका ये है देश को देश बनाने के, आप लड़ लो। लिबरल्स ने भी प्रयास किया कि चेंज लाके क्या कर सकते हैं, देश को देश बनाया जाए। लेकिन जो रोमांटिसिस्ट थे, जैसे कंजर्वेटिस्ट, ठीक है, लिबरल्स, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले, तो वैसे रोमांटिसिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो रोमांटिसिज्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं उन्हें रोमांटिसिस्ट कहा जाएगा। तो इन लोगों का क्या मानना था ना, इन लोगों का ये मानना था कि इन लोगों का, ये रोमांटिसिस्ट लोगों का ये मानना था कि अगर कंट्री को आपको आजाद करना है, कंट्री को एकजुट करना है, लोगों को एक साथ लाना है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको लड़ना है, जरूरी नहीं आपको रीजन, रैशनल, साइंस पे फोकस करना होगा। आपको अगर कंट्री को एकजुट करना है तो आप लोगों के इमोशंस पे फोकस करो, बस। ये एक और थीम है। जैसे चैप्टर में अपने बहुत सारी थीम पढ़ी ना, अगर आपको यहां ध्यान हो तो अपने चैप्टर में बहुत सारी थीम्स पढ़ी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, किधर गया, आजा भाई, हाँ, जैसे अगर आप देखोगे तो हमने एरिस्टोक्रेट्स, मिडिल क्लास, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेवोल्यूशनरीज, सबके बारे में अलग थीम्स पढ़ी है कि रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे, कंजर्वेटिव्स ऐसे थे। तो वैसे ही इतनी सारी जो थीम्स पढ़ी है, उन थीम्स में से एक थीम है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक सोचने का नजरिया है, एक तरीका है, जिस नजरिए के तहत क्या देखा जाता है, क्या सोचा जाता है, जिस नजरिए के तहत ये देखा जाता है, ये सोचा जाता है कि कैसे लोगों को एकजुट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, ठीक है? इमोशंस की मदद से लोगों को कैसे एकजुट किया जाए। अब इसका मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। क्या कि अगर एक गीत में गा रहा हूं और वही गीत में आप भी एसोसिएटेड हो, जैसे मैं बोलता हूं जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो जब मैं बोलूं ना जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वो भारत मेरा अकेले का नहीं है ना, तुम्हारा भी है, तुम्हें भी उसमें इंक्लूसिवनेस फील होगी, क्या नहीं मेरा भी तो भारत है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ इमोशंस के बेसिस पे आपने किसी के साथ कनेक्ट बना लिया। जब हम गाना गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, तो सारे हिंदुस्तानी उससे कनेक्टेड फील करेंगे ना। तो वही चीज यहां पे बताई जा रही है कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि आप लड़के या फिर टेरिटरी एक्सपैंड करके ही सिर्फ नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं ला सकते। एक सेकंड, मुझे माइक सेट करने दो यार, माइक पता नहीं क्या है इसमें समस्या, करंट क्यों मारता है यार संदीप, तातिल माइक है ये, बदल क्यों नहीं ले रहे हो सर तुम? बदल लिया बाबू, ये एक्स्ट्रा माइक है यार, वो कभी कभी एक्स्ट्रा माइक लगाना पड़ता है। दोस्त इसको सुधार लेना यार, या फिर तुम चाहते हो कि दिखरा सर शहीद हो जाए, फिर बच्चों के अंदर आक्रोश आए और बच्चे टीचर बन जाए, ऐसा कुछ प्लान है क्या तुम्हारा? चलो, तो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि अगर आप जिस देखोगे तो देश को देश सिर्फ लड़ भिड़ के नहीं बनाया गया है। फाइन, यही आइडियोलॉजी है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है? आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। ये पैराग्राफ समझ लो तो ये जिस्ट है, ये क्या कह सकते हैं, ये एसेंस है, ये रस है, ये समरी है, ठीक है? ये समरी है आपका, समझ लो कि रोमांटिसिज्म की फीलिंग ये बोलती है, मैं एक बार समझा रहा हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं, देखना अच्छे से। रोमांटिसिज्म की फीलिंग यही बोलती है, फिर रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो जरूरी नहीं हमेशा लड़के और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आए कि हमने यहां से यहां तक की टेरिटरी जीती तो ये हमारा कंट्री बन गया। आपको उस कंट्री के अंदर के लोगों को अगर एक कंट्री का व्यक्ति बनाना है ना, एक वो एकता वाला भाव लाना है अगर उनके अंदर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए कल्चर का इस्तेमाल करोगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि इटालियन यूनिफिकेशन आगे अपन पढ़ेंगे। इटली कब बना? इटली जब बना जब वो इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन पूरी एक साथ आई, उन्हें जब एक कल्चर महसूस हुआ कि यार मैं भी इटली, तू भी इटली, डोसा सांबर, सॉरी, ठीक है? तो हम सब
इटालियन है, समझ में आया, हम सब इटालियन है, वी आर स्पीकिंग इटालियन लैंग्वेज, देन वी शुड बी टुगेदर। तो वो कल्चर की मदद से लोग एकजुट हुए ना, वही चीज यहां पे बताई गई कि कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक helped express and shape nationalist feeling। ठीक है, तो let us look at romanticism, a cultural movement। romanticism क्या है? कल्चरल मूवमेंट, एक आइडियोलॉजी है which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। ठीक है, तो एक तरह का nationalist sentiments डेवलप करने में रोमांटिसिस्ट थिंकर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो इस विचारधारा में विश्वास रखेगा उसे रोमांटिसिस्ट कहा जाएगा। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स गेट जनरली क्रिटिसाइज्ड एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट होंगे ना, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर हम तो क्या सोच रहे थे, हमने सोचा था रोमांटिक इमेजिनेशन टॉपिक है, आप कुछ बहुत रोमांटिक इमेजिन करवाओगे। आप तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कल्चर के बेसिस पे आपके देश को एकजुट करना। बेटा इसका मतलब यही है, जो है तो वही बताऊंगा ना तुम्हें। तो समझना कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, अगेन रोमांटिक आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रोमांटिक गाने पे डांस कर रहे हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट मतलब वो लोग जो कल्चर, पोएट्री, म्यूजिक इसकी मदद से देश को देश बनाना चाह रहे थे। उन लोगों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जरूरी है कि आप साइंस को ग्लोरीफाई करो, रीजन को ग्लोरीफाई करो, वॉर को ग्लोरीफाई करो। ठीक है, आप किस चीज पे फोकस करो? रोमांटिक आर्टिस्ट का क्या मानना था, देखो आप किस चीज को फोकस करो? They focused instead on emotions, intuitions and mystical feelings। mystical feelings मतलब ऐसा होता है ना कभी-कभी कुछ फीलिंग, जैसे आप मुझे जाना है, मैं अभी तक गया नहीं, जैसे वृंदावन जाते तो लोग बोलते हैं कि देयर इज अ मिस्टिकल फीलिंग ओवर देयर। क्या है कि आप वहां जाते हो तो आप वहीं के हो जाते हो, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आप 2 मिनट के लिए आपकी आत्मा जो है आपका शरीर छोड़ चुकी होती है, लिटरल टर्म्स में नहीं, लेकिन ऐसा कि आपको फिर दुनियादारी से मोह नहीं रह जाता, आप तो राधे राधे हो जाते हो वहां पे। तो ऐसा लोग बताते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस जितना पढ़ा है उसमें किया है, तो एक बार फिजिकली जाके भी करना है, लेकिन वो एक मिस्टिकल फीलिंग है जहां पे आप क्या होते हो, जहां पे आप नहीं रह जाते हो। ठीक है, मतलब कुछ जादू ही हो जाता है आपके साथ, तो वो मिस्टिकल फीलिंग कहलाती है। समझ आया? तो यहां जैसे अगर हम देखें तो वो जो आर्टिस्ट थे, उन आर्टिस्ट का क्या कहना है, रोमांटिक आर्टिस्ट का, कि हमें रीजन पे, साइंस पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है किस चीज पे? वी आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ठीक है, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे, जो आपके अंतरात्मा क्या कह रही है। मिस्टिकल फीलिंग्स मतलब वो समा जो बन जाता है, उस चीज पे विश्वास रखना है। ठीक है, एंड देयर एफर्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन एज द बेसिस ऑफ नेशन। उन्होंने बोला कि इस बेसिस पे नेशन बनना चाहिए, नेशन इस बेसिस पे बनना चाहिए कि हम मन से जुड़े हो, हम इमोशन से जुड़े हुए हो। ठीक है, हमारे कॉमन कल्चरल पास्ट है। अगर जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये फोटो देखो। ठीक है, द मैसेकर एट चियोस। ठीक है, डेलाक्रॉइक्स जो एक बहुत बड़े पेंटर थे। ठीक है, यूगेन डेलाक्रॉइक्स जो थे, तो ये अंकल नंगे पुंगे बैठे हैं ना, जो तो ये क्या दर्शाया जा रहा है इसमें मैं बेसिकली बताता हूं तुम्हें। ये पेंटिंग में जैसे अगर आप देखोगे तो इस पेंटिंग में जो अपन ने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है, ध्यान है, तो जैसे बताया था कि ग्रीस जो है तो वो यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता था ग्रीस को, और वो ग्रीस किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो ये ऑटोमन एम्पायर के जो टर्क्स हैं, मतलब टर्किश वॉरियर्स जो हैं, ये टर्क्स, ठीक है, ये टर्किश वॉरियर्स जो हैं, तो इन्होंने हमला करा। और यहाँ पे वो बताया गया कि एक आइलैंड था, ये वो पढ़ोगे तो जैसे फ्रेंच पेंटर जो थे डेलाक्रॉइक्स, उन्होंने पेंटिंग बनाई है जिसमें वो बता रहे हैं, बड़ी सी पेंटिंग है जो कि बता रहा है कि 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ चियोस। ठीक है, तो चियोस आइलैंड पे 20,000 ग्रीक्स को मार दिया गया था। तो अब ये पेंटिंग के थ्रू ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस इंसिडेंट को ड्रामेटाइज करके, ठीक है, ये पेंटर ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे महिलाओं ने, बच्चों ने सफर किया है। ठीक है, और इस पेंटिंग के थ्रू फिर जो पेंटर है तो वो यूरोप के लोगों के इमोशंस को क्या कर रहे हैं, एक तरह से इमोशंस को टच कर रहे हैं कि कब खून खोलेगा तेरा फैजल, उस टाइप से, समझे? तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे इमोशंस की मदद से क्या हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, हमें आवाज उठाना पड़ेगी। तो जब आपने भाव लोगों के पुकारे तो उस भाव के चलते क्या होता है? ठीक है, उस भाव के चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो लोगों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। समझ आया ना? यहाँ पे जो लाइन है जो आपको समझ में आएगा कि कॉमन कल्चरल पास्ट, इमोशंस, इंट्यूशंस के बेसिस पे देश बनाने की बात की जा रही है कि अब खड़े हो। ठीक है भाई, ना जैसे आपके दोस्त आपको ब्लैकमेल करते होंगे ना कि चलना यार पार्टी में चलते हैं, या फिर चलो ना घूमने चलते हैं ट्रिप पे, आप बोलोगे नहीं यार पेरेंट्स नहीं जाने देंगे, नहीं यार मुझे होमवर्क करना है, नहीं यार मेरा ये काम है, तो फिर वो लास्ट में आके क्या करता है? इमोशनल ब्लैकमेल। बस दिखा दी दोस्ती, भाई नहीं है ना, बस हो गया, आज के बाद बात नहीं करूंगा, है ना? तो बस वही रोमांटिसिज्म और कुछ नहीं है। जब आप इमोशंस के बेसिस पे जुड़ने की कोशिश करते हो, देश बनाने की कोशिश करते हो वो। तो अब आप देखेंगे तो ये तो आपका मीनिंग हो गया, यहां तक अपने मीनिंग पढ़ लिया। ठीक है, कि रोमांटिसिज्म है क्या? तो रोमांटिसिज्म इज एन आइडियोलॉजी, अगर तुम्हें नोट कर रहे हो तो लिखो, रोमांटिसिज्म इज एन आइडियोलॉजी और अ वे ऑफ लाइफ, जो लिखना चाहो आप, वेयर आप कह सकते हैं कि नेशन बिल्डिंग इज sought through the idea of emotions, intuitions and mystical feelings rather than focusing on war या फिर रीजन एंड रैशनल। ठीक है, रीजन रैशनल इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो आप, इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये मीनिंग समझने का हम एग्जांपल्स अगर जैसे देखें तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, नाम ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल आता है जर्मन फिलोसोफर जो थे जोहान गॉटफ्रिड हर्डर। ठीक है, जोहान गॉटफ्रिड हर्डर जो है, जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, उन्होंने क्या किया? देखो, ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर, एक एग्जांपल है कि कैसे इमोशंस का इस्तेमाल करके नेशन बिल्डिंग में मदद की गई। तो उनका ये मानना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना, ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जो आम जनता है, उस आम जनता के बीच में जब जाओगे तब आपको ट्रू जर्मन कल्चर पता चलेगा। जर्मन कल्चर ट्रू राजा के पास नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आम जनता को उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, दास वॉल्क। ठीक है, दास वॉल्क ये वर्ड आम जनता के लिए, कॉमन पीपल के लिए यूज किया गया। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, ठीक है, फोक सॉन्ग्स जो होते थे, इट वाज थ्रू दी फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, मतलब ही सेड दैट इट वाज थ्रू दीस टूल्स। व्हाट आर द टूल्स? फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस। तो ये
फोक मतलब लोकल, तो लोक गीत, लोक कविताएं, लोक नृत्य, तो ये कॉमन कल्चर आपको कॉमन लोगों के बीच में मिलेगा। इट वाज इन दिस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, नेशन के उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है वॉल्क्सिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये नाच गाने और कविताओं में देश है, इस चीज को पॉपुलराइज किया जाना चाहिए। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। समझे, ये एक एग्जांपल है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो है, ठीक है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर क्या कर रहे हैं, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? फोक कल्चर इज फोकस्ड इन बिल्डिंग द नेशन, कि अगर देश को देश बनाना है तो फोक कल्चर पे आपको क्या करना होगा, फोकस करना होगा। इस चीज की बात की गई है, ठीक है, फोक कल्चर पे फोकस करना होगा, इस चीज की बात की गई है। समझ गए? बताइए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओ नींबू पानी इधर ध्यान दे दे। क्लियर हुआ? डिसअपॉइंट तो नहीं हुए ना सर? आज तो लगा था कुछ अच्छा पढ़ेंगे, रोमांटिक इमेजिनेशन, पता नहीं क्या इमेजिन करवा दिया। ला 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 ला, जो तुम ला 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 वो ला 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 सोच के आए थे ना, तो वो तो ला 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 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ला 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 निकल गया। एक वो भी तो था ला 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 ला। Romanticism is an ideology where nation building is sought through emotions, intuitions, mystical feeling rather than focusing upon reason, rational, war और science। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में ज्योग्राफी का है। हाँ, दास वॉल्क मतलब कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के लिए दास वॉल्क यूज किया। हमने एक एग्जांपल देखा, ठीक है, हमने एक एग्जांपल देख लिया है। एग्जांपल नंबर 1 अपन ने देख लिया। एग्जांपल नंबर 1 अपन ने क्या देखा कि कैसे कल्चर की मदद से लोगों को एकजुट किया गया है ना, कैसे कल्चर की मदद से लोगों को एकजुट किया गया, वो एक एग्जांपल अपन ने देख लिया। आरसीबी के सेलिब्रेशन में क्या स्टैम्पेड जो हुआ, तो उसमें किसकी गलती थी? ओके, उसमें गलती थी लोगों की। क्या देखो, एवरीथिंग इज देयर, जब तुम्हें दिख रहा है वहां पे इतनी भीड़ भाड़ हो रही है सर, मैं किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मेरा काम है पढ़ाना लिखाना, टीचर भाई मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा खुश रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं ना कि सबके पास ये दिमाग तो है ना थोड़ा, तुम जब देख रहे हो वहां पे इतनी भीड़ भाड़ है तो रिस्ट्रेन करना चाहिए लोगों को। वो देखा है तुमने, मतलब एक वो बहुत अच्छा मीम है, पहले चलता था, कौन सा, कि पुरानी मूवी का है, किसी पुरानी मूवी का, तो वो एक आदमी ऐसे रोड पे खड़े होकर नाराज हो रहा था और तभी उससे एक आदमी दूसरा आके पूछता है कि भाई स्कोर क्या हो रहा है, तो वो चिढ़ जाता है एकदम से, क्रिकेट देख, तू ही क्रिकेट देख, तू ही क्रिकेट देख, देश बिक गया लेकिन क्रिकेट की बड़ी है। तो दैट मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, वो मूवी बहुत आगे थी अपने समय से। चलो पानी पिला दीजिए, पियो सा पानी पियो, गर्मी तेज है तो चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल अपन ने देख लिया, ठंडा पर देखो भी और पढ़ना है बहुत सारा। दूसरा एग्जांपल क्या है? दी एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये दूसरा एग्जांपल है कि हाउ कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज, या फिर कल्चर की मदद से, इमोशंस की मदद से आपने कैसे नेशन बनाया, तो उसका दूसरा एग्जांपल है कि द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर was not just to recover the ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to a large audience who were mostly illiterate। ठीक है, तो जैसे आपने बताया गया ना कि आप रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग के अंदर में आप क्या करते हो, कल्चर पे फोकस करते हो। तो जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है, लोकल फोक टेल्स, फोक लोर्स होते हैं, लोकल कहानियां जो होती है, उनको कलेक्ट करके आप सिर्फ एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को कलेक्ट नहीं करें कि हाँ पुराने समय का पुराना कल्चर है तो पुराने कल्चर से लोगों को एकजुट करेंगे। इनफैक्ट इस लोकल कल्चर को कलेक्ट करके लोगों के साथ में कनेक्ट करने में एक फायदा और था। वो क्या फायदा था? वो ये था कि बहुत सारी जो लार्ज ऑडियंस जो है, जो कि इलिटरेट रहती ना, उन्हें आप इंग्लिश में अगर, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, आज भी हमारे देश में पता है जो नेता लोग होते हैं ना, वो नेता लोग रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। जैसे तुम राजस्थान के एक युवा नेता हैं, क्या नाम उनका, रविंद्र भाटी, तो आपने देखा होगा कि वो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं अपनी रैलियों में। क्यों? क्योंकि शायद हिंदी या फिर इंग्लिश में आप वो गांव के एकदम सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिसका वोट भी महत्वपूर्ण है उसको अपना मैसेज ना पहुंचा पाओ। समझ आ रही मेरी बात? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल कल्चर, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, या फिर जो लोक कहानियां हैं, लोक कह सकते हैं भाषाएं हैं उसकी। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज थे यूरोप में उस समय पे, जैसे हम देख रहे हैं नेशन स्टेट्स बन रहे थे, लेकिन उस मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को आपको एक ऐसी पॉपुलेशन तक पहुंचाना जो कि मोस्टली इलिटरेट है, तो वहां पे आपको लोकल कल्चर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया? लोकल कल्चर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो ये वो चीज बताई गई है। तो दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। तो जैसे पोलैंड के एग्जांपल से क्या बताया गया है, पोलैंड जो कि क्या है, व्हिच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के एंड आते आते क्या है कि पोलैंड का पार्टीशन हो गया था भाई साहब, पोलैंड को दो हिस्से में तोड़ दिया गया था 18th सेंचुरी के एंड आते आते। पोलैंड हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स। 18th सेंचुरी के एंड आते आते जो रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया थी ना, इन लोगों ने क्या किया, पोलैंड के टुकड़े टुकड़े कर दिया, बांट दिया उसको। अब
इफेक्टिवली नक्शे पे कोई पोलैंड नहीं था। अगर आप नक्शा देखोगे तो उस नक्शे पे पोलैंड जैसा कंट्री था ही नहीं, लेकिन वो लोग तो पोलैंड का जो कल्चर था, पॉलिश कल्चर, पॉलिश लैंग्वेज थी, वहां के रहने सहने का एक तरीका था। तो लोग तो मतलब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर तुम्हें बताऊं कि मान लो 2 मिनट के लिए कि हमने क्या करा, कल को हमने पाकिस्तान नक्शे पे से हटा दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान नक्शे पे से तो हट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का भी तो एक कल्चर होगा ना। जैसे ये मान लो चलो अलग प्रोविंसेस हैं, तो बलूच जो है तो उन लोगों का एक अलग कल्चर होगा, जो सिंध वाला पार्ट है पाकिस्तान का, वहां के सिंधियों का एक अलग कल्चर होगा, जो पंजाब वाला पार्ट है वहां के पंजाबियों का एक अलग कल्चर होगा। क्लियर हो रहा है? तो वैसे आपने पोलैंड खत्म कर दिया, लेकिन पोलैंड में रह रहे लोगों का तो कल्चर होगा ना एक। तो यहां पे वही बताया गया कि पोलैंड के केस में अगर आप देखोगे तो पोलैंड को क्या किया गया, एंड ऑफ 18th सेंचुरी आते आते रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने पूरी तरह से क्या कह सकते हैं डिवाइड कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने आप। लेकिन इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एक्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, ठीक है, पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी जैसा रह ही नहीं गया कुछ, पोलैंड को बांट दिया, खत्म कर दिया नक्शे पे से, ठीक है, लेकिन नेशनल फीलिंग जो थी ना उन लोगों के अंदर कि हम सब कभी एक देश हुआ करते थे, हम सब का कल्चर एक था, तो वो नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो म्यूजिक और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उस नेशनल फीलिंग को लेकिन क्या किया गया, जिंदा रखा गया। किसके मन में? उस नेशनल फीलिंग को जिंदा रखा गया वहां के लोगों के मन में। कैसे? तो जैसे यहाँ पे नाम दिया गया कैरोल कुरपिंस्की का, ठीक है, कैरोल कुरपिंस्की जो थे, फॉर एग्जांपल ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक्स, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनेस एंड मजरूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। तो बड़ी अच्छी कहानी बताई गई इस एग्जांपल में। क्या बताया गया है इस एग्जांपल में? बताया गया कि जैसे लोकल लैंग्वेज हो गया, या फिर लोकल फोक लोर्स हो गए, फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक पोम्स हो गई। फोक मतलब लोकल, लोक जिसे कहा जाता है। तो उसकी मदद से क्या किया जाता है, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस को इलिटरेट पॉपुलेशन तक भी पहुंचाया जा सकता है। उसका एक एग्जांपल जैसे पोलैंड है कि पोलैंड को ग्रेट पावर्स ने खत्म कर दिया, ये ब्रिटेन प्रूशिया और रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने खत्म कर दिया। लेकिन पोलैंड भले ही नक्शे पे ना हो, लेकिन वहां के लोग जो थे तो उन्होंने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर की मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखने की कोशिश करी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कैरोल कुरपिंस्की ओपेरा म्यूजिक जो होते हैं ना वो इस टाइप से, तो ओपेरा म्यूजिक्स हो गए, डांस हो गए जैसे पोलोनेज और मजरूका, इनकी मदद से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का भाव जिंदा रखा कि यार अगर मैं पोलोनेज डांस फॉर्म में डांस कर रहा हूं तो वो क्या है, वो हमारे पोलैंड की आइडेंटिटी है, वो हमारे पोलैंड की आइडेंटिटी, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के बताया गया कि लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे है कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, भाषा ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लैंग्वेज ने एक बहुत महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करने में। कैसे भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जैसे अगर आप देखोगे, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इंपोज्ड एवरीवेयर। ठीक है, तो पॉलिश लैंग्वेज जो है तो उसको क्या किया गया, ठीक है, तो अगर जैसे आप देखोगे तो यहां पे आपको चीज समझना होगी कि कहानी क्या थी बता रहा हूं कि पोलैंड को जब ये बांट लिया ना रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने, तो इन्होंने जब पोलैंड को बांट लिया तो जैसे रशियन गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया पोलैंड के ऊपर। तो अब रशियन गवर्नमेंट ने जब कब्जा कर लिया तो रशियन गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चलाती थी, तो रशियन लैंग्वेज जो है वो इंपोज की जाएगी इनके ऊपर। ठीक है, इनको रशियन लैंग्वेज में ही सिखाया जाएगा, पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलने दी जाएगी। तो इस तरह का कल्चरल डोमिनेशन इंपोज किया जाता। तो यहाँ पे लैंग्वेज का एग्जांपल से बताया गया कि लैंग्वेज ने कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इंपोज्ड एवरीवेयर। ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज जो है तो पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि अब लोगों को पॉलिश लैंग्वेज में बात नहीं करनी जाएगी, और रशियन लैंग्वेज जो थी उस रशियन लैंग्वेज को हर जगह इंपोज करने की कोशिश की गई कि सब कुछ रशियन लैंग्वेज में चलेगा। ठीक है, तो 1831 में जैसे आप देखोगे एक आर्म्ड रेबेलियन भी होता है अगेंस्ट द रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। तो पॉलिश लोगों ने रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट में एक बार हथियार भी उठाए, विद्रोह भी किया, लेकिन उनके उस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, तो फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो अब जैसे होता है ना कि अब हम हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन हम अपने मन में जो आग है उस आग को कैसे जिंदा रखेंगे, तो उस आग को जिंदा रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे कि पॉलिश लैंग्वेज की मदद से हम क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, पॉलिश लैंग्वेज की मदद से हम विद्रोह दिखाएंगे। तो वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। ठीक है, उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया कि प्रोटेस्ट शो करने के लिए हम पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जैसे चर्च गैदरिंग्स होती थी तो पॉलिश भाषा में, भले ही रशियन ऑक्यूपेशन हो उनके ऊपर, लेकिन वो पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और इसी का परिणाम क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स, बिशप्स मतलब चर्च की अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रीस्ट्स को, बिशप्स को जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे रशिया में, या फिर रशियन ऑक्यूपाइड पोलैंड में वो पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। दे वर सेंट टू जेल टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज। ठीक है, रशियन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रवचन नहीं देते थे, उसके लिए उनको जेल पहुंचा दिया गया था। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, तो रशियन डोमिनेंस अगेंस्ट में एक तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पॉलिश लैंग्वेज एक वेपन की तरह यूज की जा रही थी। ठीक है, तो ये आपका एक तीसरा एग्जांपल हो गया। अब देखो जरा क्या है, क्वेश्चन देता हूं मैं, जाओ अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन ये है, लिखो जरा होमवर्क क्वेश्चन लिखो एक। हाँ जी लिखो जरा फटाफट होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, क्या बोलते दोस्त उसको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म? नहीं, अरे यार स्पेलिंग में फंस गया ना, रुक जाओ। टीसिज्म, हाँ
एक तुम जो इस टॉपिक को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, और एक तुम्हारा टीचर जिसको रोमांटिसिज्म की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। बताओ कैसे कैसे मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाऊंगा? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म? ठीक है, एक्सप्लेन विथ सम examples, explain with some examples how it HELP how it helped in nation building। समझे कि रोमांटिसिज्म क्या है, और एग्जांपल की मदद से बताओ कि नेशन बिल्डिंग में रोमांटिसिज्म ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो आप जोहान गॉटफ्रीड हर्डर वाला एक एग्जांपल देंगे कि कैसे उनका ये मानना था कि ट्रू जर्मन कल्चर वहां के लोगों में मिलेगा, दास वॉक में मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ फोक डांस, फोक पोएट्रीज, फोक सॉन्ग्स की मदद से। फिर दूसरा बताएंगे कि दूसरे एग्जांपल में कि कैसे फोक कल्चर को नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता था, नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। तो आप कैरोल कुरपिंस्की का बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने डांस फॉर्म और ओपेरा म्यूजिक का इस्तेमाल किया। और तीसरा बता सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज की मदद से आपने क्या किया है, कह सकते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग को जिंदा रखने का प्रयास किया, जो कि पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट में। क्लियर हुआ? बताओ क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बता दीजिए बस। तो अपन ने स्टोरी और थीम में रोमांटिसिज्म तक पढ़ लिया है। यहां पे क्वेश्चन भी देख लिए थे अपन ने। अब देख लो ये रोमांटिसिज्म वाले जो क्वेश्चन हैं, तो सेम जो आज होमवर्क क्वेश्चन दिया, रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग यूरोपियन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो एक नंबर में रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, तो आप इसमें एक नंबर में क्या लिखोगे कि कल्चर पे फोकस किया जाता था, है ना? कल्चर वॉज फोकस्ड अपॉन, ठीक है, rather than reason and science। एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। तो आप क्या बताओगे? आप उसमें पहले एक मीनिंग दोगे, और मीनिंग देने के बाद में एग्जाम्पल के साथ में समझा दोगे एक दो एग्जाम्पल में। जैसे आप रशिया वाला दे सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का दे सकते हैं, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का, ठीक है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक, ये हो गया। आ जाओ दोस्तों, तो अब अपन अगर आप स्टोरी और वाला एक मिनट लगा मैं आपको रिकैप करवाऊं चीजें, सुना समझना चाहिए, छोटी छोटी बात चलाओ, मुझे पढ़ाना है 2-3 घंटे तक तुम्हें। तो अगर अपन देखें तो कहानी अब तक क्या रही है? अरे नीचे कहां चलेगा भाई, ऊपर आओ, आंखें मिलाओ, भाग कहां रहे हो? अब जैसे अगर अपन देखें यहां पे, तो स्टोरी प्लस थीम, तो स्टोरी में अपन कहां से कहां तक आ गए? 1789 से अगर आप देखोगे तो कहां तक आ गए अपन? 1848 तक आ गए हैं। अलाइन, हाँ बोलो, हाँ बोले ना, मुस्कुरा क्या रहा है? तुझसे ही बोल रहा हूं बच्चे। यहां तक समझ में आ गया? हाँ हाँ, छुट्टी करूंगा यार, जरा सुनो तो सही पहले मेरी बात। थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं ताकि अपनी अगली क्लास में सर शुरू कर लेंगे। अगली क्लास में सर शुरू कर रहे हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा कंटेक्स्ट तो ले लो। एक नंबर के लिखने वाले सवाल अब नहीं आते, पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। अब तुम्हारा सेक्शन ए होगा 20 नंबर का, ठीक है। ओ आपको टॉपिक नहीं छूटा, सब हो गए। वो हंगर हार्डशिप रिवॉर्ड वाला टॉपिक बेटा पिछली क्लास में पहले ही करवा दिया था। बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है। हाँ मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं, पहले समझो तो सही इधर। 10 मिनट और पढ़ेंगे, 10 मिनट बाद छुट्टी करूं। तो स्टोरी अपन ने पढ़ ली 1789 से 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1848 तक, जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया, उसके बीच में पूरी ढाई ढाई धूम धम सब हुआ। थीम में भी अपन ने देखा तो अलग अलग ग्रुप देखे। कौन कौन से ग्रुप देखे रिकॉल करो जरा? एरिस्टोक्रेट्स, मिडिल क्लास, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेवोल्यूशनरीज, रोमांटिसिस्ट, इतने सारे अपन ने अलग अलग ग्रुप्स देखे, है ना, ग्रुप देखे। तो अब अगर स्टोरी को और आगे बढ़ाए ना, तो जैसे अभी तक क्या हो रहा था ना, इतने टाइम पीरियड में जो रेवोल्यूशन हो रहा था, जो एज ऑफ रेवोल्यूशन था या फिर सारे रेवोल्यूशन जो अगर आप देखेंगे तो उसमें लोग आगे आ रहे थे। जनता जो है उठ रही थी और राजा की तरफ पत्थर मार रही थी कि राजा तेरा बजा दे बाजा, ठीक है। तो जनता जो है वो आतुर हो रही थी, है ना। पीपल वर डिमांडिंग लिबर्टी, पीपल वर डिमांडिंग व्हाट? पीपल वर डिमांडिंग कह सकते हैं एक तरह से यूनिफिकेशन। लोग आजादी चल रहे थे, ठीक है, लोग आजादी चाह रहे थे। अरे टॉपर्स टचअप 6:30 बजे होगा, घबराओ मत। सर बहुत स्लो हो। अच्छा बंटी, ठीक है, मैं 10 मिनट में भी चैप्टर कंप्लीट करवाता हूं बेटा, देखा है तुमने रैपिड रिवीजन, और मैं वही चैप्टर 10 घंटे भी पढ़ाता हूं। तो इसको स्लो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग। वाह वाह मेरा सर, वाह क्या बात बोल दी आपने। तो अगर तुमने मुझे 2000 रुपए दिए, 2500 रुपए जो भी बैच में, ठीक है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कराऊं? क्यों कराऊं? ठीक है, मुझे उस कर्ज को अदा भी तो करना है जो तुमने मेरे ऊपर चला दिया है। तो ये जो हमारा ईयर लॉन्ग बैच होता है ना आरंभ, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, एनसीईआरटी का एक कोना भी मत छोड़ो, तब तो मजा आएगा पढ़ने का, समझ लो, तब तो मजा आएगा पढ़ने का। तो यस दिस इज व्हाट इट इज।
ऐसे ही पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे भाई, दिल लगा गया ना। तो अच्छे से समझते चलो मेरे लाल पप्पू, आ जाओ। तो अब स्टोरी तो अपनी यहां तक आ गई थी। तो मैं जो तुम्हें बता रहा था कि इंपॉर्टेंट चीज बुक में नहीं मिलेगी, भोंदू बच्चे इधर ध्यान दो, ये बुक में नहीं मिलेगा कहीं भी, कि यहां से यहां तक तो अपने देखा कि लोग जो है, जनता जो है, जनता रिवॉल्ट कर रही थी, जनता राजा से पावर चाह रही थी, सारा सब कुछ। अब राजा भी खाता तो खाना ही है, उसको भी दिमाग है थोड़ा सा। तो राजा को ये समझ में आया कि यार इसके पहले कि जनता मारे आके दे रपट रपट और दे लपड़ लपड़ लगा रही है, ठीक है, इससे बेहतर ये होगा कि हम खुद ही नेशनल यूनिफिकेशन करवा दो ना। जनता भी क्या चाहती है कि कंट्री बने, हो कंट्री चाहिए, कंट्री चाहिए। राजा खुद आके बोले कि मैं कंट्री बना रहा हूं, लेकिन इसके बदले में मैं राजा रहूंगा बस, तुम्हारा तुम कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओ लेकिन राजा मैं रहूंगा। तो ऐसा है ना कि मार नहीं पड़ेगी, रिस्पेक्ट भी बची रहेगी और कंट्री भी बनेगी, जनता की बात हो गई। मस्त प्लान है। तो आपको यहां पे वही देखने को मिलता है कि मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली जो है। तो अब टॉपिक अपना स्विच हो रहा है कि 1848 के बाद से जो रूलिंग क्लास थी ना, जो राजा थे, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया। किस चीज का? जो रूलिंग क्लास के लोग थे, जो राजा वगैरह थे, उन लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया फॉर द कंट्री फॉर्मेशन, यूनिफिकेशन में उन्होंने इनिशिएटिव लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम 3 केसेस पढ़ेंगे कि 3 केसेस में आपको समझ में आएगा कि कैसे यूनिफिकेशन हुआ। तो 3 केसेस कौन कौन से पढ़ेंगे अपन? एक जर्मनी का केस पढ़ेंगे, ठीक है, जर्मनी का केस पढ़ेंगे, एक इटली का केस पढ़ेंगे। जैसे इटालियन यूनिफिकेशन के लिए गुजिपी मजीनी ने ऑलरेडी आवाज उठाई थी, ठीक है, लेकिन गुजिपी मजीनी आजाद नहीं करवा पाए ना, कंट्री नहीं बनवा पाए। तो गुजिपी मजीनी के बाद में वहां के राजा ने खुद तय किया कि मैं कंट्री बनाऊंगा, ऐसा, क्योंकि राजा के पास भी पूरी कंट्री थी नहीं। फिर उसके बाद में ब्रिटेन, ठीक है, बर्तानिया, तो ब्रिटेन, तो जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये 3 जो है, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये 3 कंट्री के यूनिफिकेशन को अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और मजेदार चीज क्या है कि इन तीनों कंट्री के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? इन तीनों कंट्री के यूनिफिकेशन में अगर आप देखोगे, इन तीनों कंट्री के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है खुद, इन तीनों कंट्री के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है खुद वहां के रूलिंग क्लासेस ने, ठीक है। तो खुद वहां की रूलिंग क्लासेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। समझ गए? समझ में आया? समझ में आया? मैंने तुम्हें लिस्ट दे दिया, अब अगली क्लास में अपन डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। क्लियर है ना? अब अगर बता दो तुम्हें ये कहीं पे किताब में मिल जाए ऐसी चीज, तो नहीं ना। मजीनी कंट्री क्यों नहीं बना पाए? मजीनी जो है तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो कह सकते हैं कि वहां के राजा को नहीं हटा पाए। वो जो अलग अलग किंगडम्स वहां पे रूल कर रही थी, जैसे इटली का नदर्न पार्ट जो है हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, तो उनको भगा नहीं पाए वो वहां से, है ना। लेकिन जब आप किसी एक मिशन पर खड़े हो तो उसके लिए ऐसे खड़े रहो कि जब गिरो ना तो बीज बनकर गिरो, ताकि क्या है, ताकि आप और पौधों को उत्पन्न कर सको जिनका मिशन भी सेम रहे। और वही स्टोरी हमें मजीनी के केस में देखने को मिलती है कि मजीनी दो ही फेल्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बट वो जो स्पार्क थी ना, वो स्पार्क उन्होंने देखे गए और उसी स्पार्क को फिर आगे मजीनी के बाद के लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने कंट्री को कंट्री बनाया। मेरे दादाजी ने कोई पेड़ इसलिए नहीं लगाया था कि उनको आम खाना थे, उन्होंने वो पेड़ इसलिए लगाए थे ताकि वो किसी को तो किसी दिन फल देगा। तो मैं भी अगर आज पेड़ लगाऊंगा तो इस लालच में लगाऊंगा मैं आम खाऊंगा, वो शायद कभी किसी ना किसी को तो फल देगा। तो वही चीज होती है बेटा, यही जीवन का सार ये है। इंसान अपने सारे दुख दर्द परेशानी और जो बोलते हैं ना लाइफ में डायरेक्शनलेस होकर घूम रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये है क्या कि एक बुजुर्ग से सीखो, जो पेड़ इसलिए नहीं लगा रहा है कि उसे फल खाना है उस पेड़ से, वो पेड़ इसलिए लगा रहा है शायद कभी किसी को फल मिलेंगे। और यही जीवन है कि यहां आप सोचो कि आप यहां से कुछ लेके चले जाओगे तो आप जीवन भर बटोरते रह जाओगे और अंत में आपको पता नहीं चलेगा आप कब चले जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ जीवन जियोगे कि आप यहां दे के क्या जा सकते हो, तो फिर देखो आप कितना कुछ अपने साथ लेके जाओगे। वो दुआएं लेके जाओगे, वो लोगों की यादें लेके जाओगे और बहुत कुछ लेके जाओगे। तो रिवर्स तरीके से लाइफ जीना होती है, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसा नहीं, जिस तरीके से हम ना सोच पा रहे हैं उस तरीके से जीना होती है। समझे? चलो इसी बात पे आज के प्रवचन खत्म होते हैं। निकल जाओ आप इस क्लास से। अविनांशी तिवारी, ठीक है। चलो भाई, जब तक मैं हमारी इस ट्रॉफी को थोड़ा सा निहार लेता हूं, ठीक है, पप्पी चप्पी कर लेता हूं इसकी, तुम लोग जाओ 6:30 बजे पढ़ लिख के आना, रैपिड रिवीजन देख के आना। रैपिड रिवीजन देख के आओगे तो आधे क्वेश्चन तुम्हें वहां से बन जाएंगे। मिलते हैं 6:30 बजे टॉपर्स टचअप वाले सेशन में। तो इस चैप्टर का एक बार टॉपर टचअप कर लेते हैं, 2 हमारी थोड़ी गाड़ी आगे पीछे हो गई। और फिर इसके बाद में फिर इसके बाद में अपन कहां मिलेंगे? इसके बाद में अपन मिलेंगे 8 बजे वापस क्लास में। तो 7:30 बजे छोड़ दूंगा तुम्हें टॉपर्स टचअप से, तो खाना वाना खा लेना, 8 बजे फिर मिलेंगे अपन, तो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये मेकिंग ऑफ जर्मन इटली देखेंगे। चलो बाय बाय बाय।